जो भी दर्शक अभी ऑडियंस हमें ज्वाइन किए हैं, दिस इज स्मिता कुमार। हाय, आई एम योर होस्ट टुडे एंड दिस इज आस्क द एक्सपर्ट सीरीज, जिसमें बिंदास बोल विद डॉक्टर कुमार कामले। डॉक्टर कुमार हमारे एक्सपर्ट हैं एंड ही इज अ सेक्सोलॉजिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट ऑल्सो। Along with Dr. Kumar Kamble, today we have another panelist who is a gynac and she is practicing in lot of reputed hospitals in Mumbai. Welcome Dr. Latika Chawla to MediCircle. Thank you, Smita. Good evening, So, sir. Good evening, ma'am. so today we are like having discussion on this menopause, which is a very common topic. बट बहुत बार ऐसा होता है कि मेनोपॉज पे जो डिस्कशन है वो फैमिली में भी बहुत हश हश होता है और क्लैरिटी नहीं होती। बहुत बार परिवार के लोग ये समझ नहीं पाते कि क्यों कभी कभी मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं और उन्हें किस तरह से अपने उस फैमिली मेंबर को सपोर्ट करना चाहिए ये समझ नहीं पाते। मेनोपॉज क्या है? तो मेनोपॉज एक का मतलब है मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट स्टेज। अगर आपके पिछले 12 महीने बिना पीरियड्स के रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप मेनोपॉज से गुजर सकते हैं। मेनोपॉज जनरली 40 से 50 साल की उम्र में होता है। अलग अलग देशों में जो इसकी एवरेज एज है वो वैरी भी करती है। मेनोपॉज एक बहुत ही नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजिकल सिम्टम्स जैसे कि हॉट फ्लैशेस, इमोशनल सिम्टम्स, महिलाओं के स्लीप पैटर्न्स और एनर्जी लेवल्स और साथ ही साथ इमोशनल वेलबींग को इफेक्ट करते हैं। इतने सारे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो इस तरह के लोगों को, जो खासकर महिलाएं जब इस दौर से गुजर रही होती है तो उन्हें सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, राइट फ्रॉम लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट्स टू हार्मोन थेरेपी। मैंने आज जैसा बताया कि हमारा जो पैनल डिस्कशन है वो फीमेल्स के ऐसे प्रॉब्लम पर फोकस्ड है जिसमें परेशानी तो महिला को होती है, लेकिन सबसे बड़ा जो रोल है उनके आसपास के लोग यानी जो फैमिली होती है वो निभा रही होती है। जिस तरह एक लड़की जब अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल की तरफ आती है तो उसकी माँ या जो भी उसके गार्जियंस है वो उसका ख्याल रखते हैं। इसी तरह जब एक औरत अपने मेनोपॉज की तरफ जा रही होती है उसके परिवार को भी इसी तरह उसका ख्याल रखना होगा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज के बारे में। इस बारे में अधिक चर्चा करने के लिए, जैसे मैंने बोला, हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर कुमार कामले और साथ ही साथ हमारी दूसरी पैनलिस्ट डॉक्टर लतिका चावला शामिल है, जो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिक एंडोस्कोपिक सर्जन है, विमेंस हॉस्पिटल मुंबई में भी काम कर रही हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर लतिका, मैं पहले आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी कि मेनोपॉज के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। मेनोपॉज अगर बहुत ही कॉमन है और बहुत ही बायोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन फिर भी कई महिलाओं में मेनोपॉज को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे जा रहे होते हैं, तो ये किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? So I think स्मिता पहले तो very rightly said कि मेनोपॉज एक ऐसी चीज है जो होनी ही होनी है। Every woman is going to undergo that thing. So ऐसा कुछ नहीं है जो हम अवॉइड कर सकते हैं या जिससे हमें भागना है। हमें इसे समझना है ताकि हम इसे बेटर मैनेज कर सकें और हमारी फैमिली को भी समझा सकें कि वो इस पीरियड में हमें कैसे सपोर्ट कर सकें। सो अगर हम मेनोपॉज को बहुत सिंपल तरीके से समझाएं तो वो जब पीरियड शुरू होते हैं वो पीरियड जो होता है उसे मेनार्के कहते हैं। बर्थ से जो एक लड़की मतलब गर्ल चाइल्ड होती है उसमें जो ओवरीज होती हैं वो ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी बनाती हैं और एग्स भी बनाती हैं। ये जो ओवरीज होते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ उनमें 300 से 400 एग्स यूजुअली रहते हैं और ये एग्स धीरे धीरे जैसे पीरियड शुरू होते हैं तो एक एक करके वो एग्स यूटिलाइज होते जाते हैं थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव पीरियड। तो जब ओवरीज एक पर्टिकुलर टाइम पे एग्स जो है इनके खत्म हो जाते हैं उसे ओवेरियन एजिंग कहते हैं। उस टाइम पे मेनोपॉज आनी शुरुआत हो जाती है। तो मेनोपॉज ऐसी नहीं है कि अगले दिन उठ के मेनोपॉज होगा, वो एक पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। धीरे धीरे कम होते होते पीरियड्स इरेगुलर होते 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 जाके ब्रेक लगती है और मेनोपॉज आता है। तो ये जो पीरियड होता है जो एक्चुअली जैसे हम पेरीमेनोपॉज कहते हैं जो मेनोपॉज के पहले आता है वो इनफैक्ट ऑलमोस्ट 40s में आना शुरू हो जाता है, अर्ली 40s में। एंड मेनोपॉज होते होते इंडियन एवरेज अगर हम देखें तो अराउंड 52 कहा जाता है। सो वहां तक आते आते पूरा मेनोपॉज आ जाता है। तो हम जिसकी बात करते हैं कि मेनोपॉज के चेंजेस क्या क्या हैं। सो मेनोपॉज में पहली चीज जो बहुत ऑब्वियस चीज है वो ये है कि पीरियड्स के चेंजेस होना। बट अगर मैं आपको एक सही बात बताऊं तो पीरियड्स के चेंजेस होना इसकी सबसे
कम कॉम्प्लिकेशन या कम इफेक्ट है, इसका ज्यादा प्रभाव बाकी शरीर पे होता है। सो ऐसे बहुत जन नहीं जानते, बहुत ले पीपल ये नहीं जानते कि ओवरीज का काम सिर्फ एग्स बनाना नहीं है। ओवरीज का काम बाकी हॉर्मोन्स रिलीज करना है जो हमारे हार्ट के ऊपर अच्छा इफेक्ट करते हैं, जो हमारे बोन्स के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं, मूड के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट करते हैं, स्किन, हेयर, सेक्सुअल फंक्शन, इन सब चीज़ों पे उनका बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। तो जब ये शरीर का हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स कम होने लग जाते हैं तो इन सब चीज़ों के ऊपर प्रभाव आना शुरू हो जाता है। उसमें से एक पीरियड्स है, बट बोन वीकनेस होना जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, या कोलेस्ट्रॉल में चेंजेस आना, यानी जिनके जो फीमेल्स, अगर आपने सुना होगा तो हार्ट अटैक्स यंग फीमेल्स में बहुत अनकॉमन है, बिकॉज जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं ईस्ट्रोजन, वो हार्ट को बहुत प्रोटेक्टिव रहते हैं, बट आफ्टर मेनोपॉज ये हार्ट अटैक्स भी फीमेल्स में बढ़ जाते हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल इज समथिंग जो बढ़ जाता है उनमें। सो ये सब जो मेटाबॉलिज्म यानी मेरे शरीर के नॉर्मल फंक्शनिंग पे जितना इफेक्ट ओवेरियन हार्मोन्स का है वो सारा गुड इफेक्ट चला जाता है। साथ ही साथ उसमें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आना, यानी बेसिकली ड्राइव कम होना, वजाइनल ड्राइनेस होना, जो नॉर्मल हमारे सिक्रीशंस मेंटेन होते हैं वजाइना में जो सेक्सुअल एक्टिविटी में हेल्प करते हैं, डिस्कम्फर्ट कम करते हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो भी कम हो जाती हैं। सो उसके साथ साथ वजाइनल ड्राइनेस में आगे जाके यूरिन इन्फेक्शंस बार बार उन्हें होना। सो ये सब चीज़ें जो हैं एडिशनल चीज़ें बहुत सारी होती हैं। नाउ कमिंग टू मूड एंड स्लीप, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम बहुत ज़्यादा एज वुमेन इग्नोर करते हैं, बट अगर मैं आपको कहूँ कि हम हर फीमेल चार्ट करें कि हमें हर महीने अकॉर्डिंग टू आवर साइकिल ऑल्सो मूड एंड स्लीप कैसे इफेक्ट होती है, तो आप रियलाइज करेंगे कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है हॉर्मोन्स का इन चीज़ों पर। तो मूड चेंजेस होना, ऑफ कोर्स ये सब बाकी जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि स्किन हेयर चेंजेस होना, हॉट फ्लशेस होना, यानी एकदम सडनली गर्मी लगना और उसके बाद एकदम शरीर ठंडा हो जाना, तो ये सब चीज़ें जब एक साथ एक्ट करती हैं तो ये आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ती हैं। सो मेनोपॉज को समझना और एक्चुअली उसे बहुत होलिस्टिक तरीके से ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इससे एक रिलेटेड और ये चीज है कि ये तो बिल्कुल ही नेचुरल स्टेज है डॉक्टर लतिका। मेनोपॉज एजिंग का एक बहुत ही नेचुरल स्टेज है, और जैसा कि आपने बोला हर ही विमेन को इस दौर से गुजरना होता है। डॉक्टर कुमार, आप क्या हमें बताएंगे कि ये जो नेचुरल प्रोसेस होते हुए भी कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, सिर्फ विमेन के लिए ही नहीं, उसके फैमिली के लिए भी। तो किस तरह से हम इस जो नेचुरल प्रोसेस को बिल्कुल ही इजीली पास ऑन कर सकते हैं और मैक्स टू मैक्स हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं उस फीमेल को? इसमें बेसिकली साथ साथ होने वाले कुछ घरेलू बदलावों के तरफ भी ध्यान थोड़ा सा हमें देना चाहिए। जैसे मैडम ने बहुत बढ़िया तरीके से, एक बहुत सिंपल तरीके से समझाया है कि हार्मोन और बॉडी में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, लेकिन जैसे ये उम्र बढ़ते जा रही है तो उम्र के साथ साथ फैमिली के लेवल पर भी चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो महिला जो है वो मैरिड है तो अब उसके बच्चे अराउंड टीनेज और उसके आगे के एज ग्रुप में चले जा रहे हैं। कुछ मामलों में ये और बड़े हो गए होते हैं तो दे स्टार्ट लीविंग द होम, घर से चले जाते हैं, पढ़ाई के लिए कहीं चले जाते हैं, या फिर अगर जल्द उम्र में शादी हुई हो तो वो वापस आने वाले होते हैं। तो ये एक चेंज है। इसी तरीके से जो महिला इससे गुजर रही है, इस पीरियड से गुजर रही है, उसके खुद के पेरेंट्स वो भी और बूढ़े हो रहे हैं, तो उनसे जुड़ी हुई जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है। ये एक और चेंज होता है। साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है वो ऊपर नीचे होते रहती है। और साथ में अब महिला को एक चीज रियलाइज होने लगती है कि अब एजिंग शुरुआत हो चुकी है। नाउ द यूथ स्टेज हैज स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड वी आर प्रोग्रेसिंग। एक वृद्धावस्था की तरफ शुरुआत हो रही है। तो ये कई सारे छोटे 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 बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो बॉडी में इतना हार्मोनल ऊपर नीचे हो रहा है, उसके वजह से उस ऊपर नीचे होने की वजह से बॉडी पर इतने सारे इफेक्ट है जो खुद को कोप करने पड़ रहे हैं। साथ ही साथ इतने सारे आसपास की चीजें हैं, इन्हें भी मैनेज करना है।
तो बहुत ऑब्वियस स्वाभाविक सी बात है कि इतने सारे चेंजेस को हर कोई हंसते हंसते एकदम झेल नहीं जाएगा। तो फैमिली को भी इन सारी चीजों के, अगर ये जो बेसिक कम से कम इतनी जानकारी हो कि घर में जो महिला है उसे मेनोपॉज से रिलेटेड अगर चेंजेस, फिजिकल चेंजेस झेलने पड़ रहे हैं, इस वजह से शायद वो थोड़ी सी क्रैंकी है, इस वजह से उसकी नींद गड़बड़ाई हुई है, छोटी छोटी बात पर कभी कभी गुस्सा करती है, ये हाल फिलहाल में ही देखा है, पहले तो ऐसे नहीं थी। तो उसको अगर आसपास के लोग अंडरस्टैंड कर ले और उस हिसाब से थोड़ा सपोर्ट कर ले, कुछ कामों में मदद कर दे जिस दिन वो बहुत ज्यादा टायर्ड है, या कुछ चीजों में, छोटी छोटी चीजों में अगर वो गुस्सा हो जाए तो उसको ज्यादा मैटर ना करे, ठीक है फाइन ओके, शायद आज के दिन गुस्सा होगी, तो अगर थोड़ी सी इतनी अंडरस्टैंडिंग दिखा दे तो महिलाओं को ये जो गुजरने वाला वक्त है, जैसे मैडम ने कहा, ये तो 40 की उम्र से ही थोड़े थोड़े बदलाव शुरू हो जाते हैं। जब प्रॉपर मेनोपॉज आए तब के बदलाव तो कुछ उभर कर आए हैं। ये शुरुआत कुछ एक 5 से 10 साल का पीरियड होता है, धीरे 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 गो थ्रू होते हैं। तो थोड़ी थोड़ी समझदारी अगर घर के लोगों ने भी दिखाई तो उस महिला के लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि ये मेनोपॉज एक चेंज है और इसे पॉजिटिव तरीके से अडेप्ट करने में उसे सपोर्ट भी मिला और वो भी फिर इसे पॉजिटिव तरीके से अडेप्ट कर पाएगी। डॉक्टर लतिका, यहाँ पे एक सवाल है, जैसा आपने बताया पेरी मेनोपॉज एक स्टेज है जो मेनोपॉज से पहले आ रहा होता है। कई बार इसके सिम्टम्स 1 साल पहले से देखे जा रहे होते हैं, लेकिन कई बार पेरी मेनोपॉज जो है आपका 30s में ही स्टार्ट हो जाता है कई सारे वुमेन में, और लगभग 4 से 8 साल तक रहता है, और उसके बाद फिर उन्हें मेनोपॉज आता है। तो ये जो कंडीशंस है, और कई बार इसमें देखा जा रहा होता है वेट गेन हो जाता है, बहुत बार महिलाओं का वेट गेन हो जाता है और कई सारे हार्मोनल डिसबैलेंसेस हो जाते हैं। तो जो विमेन अभी के आज के जो स्टेटस, आज के कंडीशन से अगर बात करें, तो क्या ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ है, या हम अर्ली मेनोपॉज देख रहे हैं विमेन में, क्या अर्ली 30s में ही उन्हें वो सिम्टम स्टार्ट हो जा रहे हैं जो कि पहले नहीं हुआ करते थे इस हमारे पहले जो हमारी दादी नानी और इन लोग के बीच में। तो ये जो गैप हो जा रहा है, ये जो स्ट्रेसफुल लाइफ हो जा रहा है, क्या ये सही हो रहा है, या क्या ये सिम्टम्स अगर अर्ली मेनोपॉज आ रहा होता है तो उनकी जो फर्टिलिटी पीरियड है वो डिक्रीज कर जा रही होती है, वो कम हो जा रही होती है, और साथ साथ एग्स के जो क्वालिटी है वो भी नहीं हो पा रहे थे। तो इस दृष्टिकोण से, इस व्यू से आप थोड़ा लाइट हमें इस टॉपिक पे दे, ताकि जो विमेन 30s में या कंसीव करने का सोच रही होती है वेल प्रिपेयर्ड हो, कि ऐसा नहीं कि वो कहीं कहाँ काफी डिले करे और उसके बाद फिर उन्हें फर्टिलिटी इश्यूज। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा स्मिता। इनफैक्ट आजकल पीरियड्स जो यंग लड़कियों को शुरू होते हैं, एक टाइम था जो हमने अपनी स्टडीज के टाइम 12 या 14 एज माना जाता था मेनार्क का, बट अभी मेनार्की का एज ऑलमोस्ट आई सी 10 ईयर ओल्ड 11 ईयर ओल्ड वेरी कॉमनली, बहुत कॉमनली जिनमें पीरियड शुरू हो जाते हैं। सो द एंटायर जो हम कहते थे कि जो फर्टाइल पीरियड है वो शिफ्ट डाउन हो गया है। सो yes, menopause is coming earlier than पहले के हिसाब से definitely, and even before हम कहते थे generally कि you know the most fertile period, यानी जब सबसे ज्यादा conception करके you know pregnancy होने के chances होते हैं, वो generally 24 to 26 to 27 ऐसे age group में रहते हैं। तो अभी वो age definitely और नीचे आया है, बिकॉज बहुत आजकल यू नो अर्ली मैरिजेस पहले बहुत हुआ करती थी, बट आजकल लेट मैरिजेस, स्पेशली विमेन जो अपने करियर्स कंप्लीट करके और एक सर्टन मुकाम पहुंच के शादी करना चाह रहे हैं, उसके बाद बच्चा प्लान करना चाह रहे हैं। तो प्रेगनेंसीज इनफैक्ट 35 के ऊपर काफी कॉमन हो गई हैं, बट उतने ही अमाउंट से कॉमन एक्चुअली फर्टिलिटी डिफिकल्टीज भी हो गए हैं, बिकॉज हम नहीं रियलाइज करते कि एग का सिर्फ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंसीव करने के लिए। जो क्वालिटी होती है अनफॉर्चुनेटली उसे असेस करने के तरीके बहुत कम हैं। आप नहीं बता सकते कि एग की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें। तो इस तरह से जब यू नो 35-36 इयर्स के एज के बाद जब कंसीव करने की ट्राई करते हैं, एग क्वालिटी बहुत सफ़र करती है, एंड अ बिग पार्ट ऑफ दैट इज बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल थोड़ा इस तरह से हो गया है, काफी स्ट्रेसफुल हो गया है, स्पेशली जब करियर ड्रिवन होते हैं, बहुत सारा कुछ करना चाहते हैं अपने दिन में, आपकी स्लीप, आपका न्यूट्रिशन सब कुछ सफ़र करता है, और उसकी वजह से एट सम पॉइंट आपके बॉडी में भी वो चेंजेस आने लग जाते हैं। सो
I won't say कि आप ये सब मत अचीव करने की ट्राई कीजिए, बट I would try to say is कि इन सब चीज़ों में हेल्थ के लिए टाइम निकालना बहुत बहुत ज़रूरी है. तो एटलीस्ट दैट 1 hour every day of moderate exercises, आपका थोड़ा सा डाइट प्लानिंग, न्यूट्रिशन प्लानिंग बहुत ज़रूरी है टू इंश्योर दैट एटलीस्ट आप क्वालिटी जो है वो बनाए रखें. एंड प्रेगनेंसी थोड़ा सा जल्दी प्लान करनी चाहिए, स्पेशली ऐसे काइंड ऑफ लाइफस्टाइल में. बिल्कुल. और डॉक्टर लतिका, एक और सवाल यहाँ पे ये जोड़ूंगी कि बहुत बार मेनोपॉज से रिलेटेड बहुत सारे मिथ्स हैं, लेकिन कई सारी सच्चाइयां भी हैं, रिलेटेड ट्रूथ भी हैं जो जानना बहुत जरूरी है. तो कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आप बस्ट करना चाहेंगे इस शो में? सो मुझे बहुत बार पेशेंट्स कहते हैं कि मेरे को मेनोपॉज आया है और मेरा वज़न सडनली बहुत बढ़ गया है. तो एक्चुअली वज़न जो रिलेटेड है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू मेनोपॉज नहीं है, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी है. कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली थोड़ा सा उसमें बढ़ाव आता है, बट एक्चुअल वेट गेन जो होता है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ reduced physical activity more than just menopausal hormones. So मैं ये कहूँगी कि इसे हम हमेशा अपनी पेशेंट्स को कहते हैं कि अगर आप मेनोपॉज में आ रहे हैं तो फिजिकल एक्सरसाइज इज वन थिंग जो आपको नहीं छोड़नी चाहिए पेरीमेनोपॉज पीरियड में भी, बिकॉज जब क्वालिटी ऑफ लाइफ थोड़ी सी हैम्पर होने लग जाती है मेनोपॉज में, फिजिकल एक्टिविटी और कम होने लग जाती है एंड वेट गेन सडन होता है. सो दैट इज वन थिंग जो इज समथिंग दैट कैन बी वर्कड अपॉन, जो एक बहुत कॉमन मिथ मैं सुनती हूँ. But other than that, more than myths जो complaints होती हैं like mood swings हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, ये सब actually myths नहीं है. This is actually a reality. But बहुत बार हम अपने ही घरों में इन सिम्टम्स को सीरियसली नहीं लेते हैं. अपनी मदर्स को, जैसे एक्चुअली डॉक्टर कुमार ने बहुत अच्छे से कहा कि इतने चेंजेस और हो रहे हैं एंड एज अ वुमन सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ एक साथ प्लान करना बहुत डिफिकल्ट होता है फीमेल्स के लिए. सो वो चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है आई थिंक एट सम लेवल कि आप थोड़ा सा अपने आसपास के जो फीमेल्स हैं उनको समझिए, उनके साथ वह टाइम स्पेंड कीजिए. एंड आई थिंक इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एजुकेट आर विमेन कि वो ये सिम्टम्स के बारे में खुद अवेयर हो और अपने घर वालों को अवेयर करें दैट व्हाट दिस इज व्हाट आई एम डीलिंग विद, तभी वो आपकी हेल्प अच्छे से कर पाएंगे. डॉक्टर कुमार, आपका क्या कहना है? मैम ने बहुत बढ़िया तरीके से कम्युनिकेशन के मामले में चीज साफ साफ कर दी कि कम्युनिकेट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, दिस इज व्हाट इट इज, ये अभी मैं इससे गुजर रही हूँ. सो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है. और इसी के साथ साथ इवन जो बहुत बार बार एक दो सिम्टम्स के बारे में बात आई कि मूड स्विंग्स होते हैं और नींद की गड़बड़ी होती है, हाउ टू डील विद दिस, ये भी एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है. तो अगर हम नींद के संबंधित बात करने की कोशिश करें तो ज्यादा अगर ज्यादा कुछ ना करना है, एक बुनियादी चीज करनी है, तो व्हाट वी कैन डू इज सोने का टाइम और जागने का टाइम ये फिक्स कर लेने का. कम वॉट में मैं उस समय सोऊंगी मतलब सोऊंगी, मुझे नींद आए या ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, और मैं इस समय पे उठूंगी मतलब उठूंगी, मुझे नींद आ भी रही हो तो भी मैं उठ जाऊंगी. इस वजह से जो हमारी नींद की साइकिल है जो गड़बड़ाई हुई होती है वो धीरे 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 पटरी पे आनी शुरू हो जाती है, वो रेगुलराइज हो जाती है. और साथ में मैडम ने एक और बात कही थी कि पेरीमेनोपॉजल स्टेज में भी एक्सरसाइज करनी है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो वो सेम चीज यहाँ पर भी कंटिन्यू जरूर रखनी है, बिल्कुल कंटिन्यू रखनी है. उसमें कोई मतलब उससे दोनों फायदे होते हैं. जो थोड़ी एनर्जी कम होती है तो एंडोर्फिन्स रिलीज होने की वजह से थोड़ी सी मन में चुस्ती फुर्ती आती है, और थकावट के वजह से रात को एंड ऑफ द डे नींद आने में भी मदद हो जाती है. और जो डाइट के बारे में मैडम ने कहा एकदम बिल्कुल, वो डाइट जो है एक सिंपल डाइट, रेगुलर डाइट, जहां तक हो सके न्यूट्रिशियस डाइट रखिए. और जो हमेशा लाइफस्टाइल जो बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल होता है जो कई बार हम उसको हाईलाइट नहीं करते, लेकिन पानी जरूर कीजिए, पानी की मात्रा कम मत कीजिए. 5 लीटर पानी पीना है. हम मेनोपॉजल है, पेरी मेनोपॉजल है, पोस्ट मेनोपॉजल है, हमारी जिंदगी का कोई भी दौर है, पानी जरूर सही तरीके से पीना है. इससे कई सारी परेशानियां आसान हो जाती है, पेट साफ होने में दिक्कत नहीं होती है, एसिडिटी की परेशानी नहीं होती है, और हाइड्रेशन के वजह से ये जो बाकी के बदलाव आ रहे हैं
कम से कम हाइड्रेशन तो भी मेंटेन है, वरना उसके जुड़े हुए और परेशानियां सेकेंडरी और चीजें उभर कर आने लग जाती है। और साथ ही साथ मैडम ने जो मिथ्स के बारे में कहा था, एक बहुत बार ऐसे लोगों की धारणा है कि मेनोपॉज आ गया मतलब भी सेक्स बंद हो गया। तो इट इज नॉट लाइक दैट। आप खा रहे हो जिंदगी भर, सो रहे हो जिंदगी भर, सेक्स भी आगे चलते रहेगा। तो यू कैन कंटिन्यू योर सेक्स लाइफ एज एंड व्हेन, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो। जो अगर वजाइनल ड्राइनेस है तो उसके लिए सलाह लीजिए, वजाइनल लुब्रिकेशन को इंप्रूव कीजिए, बट डू कंटिन्यू विथ योर सेक्स लाइफ। सेक्स जो है सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, एंजॉयमेंट की बात है, जरूरत भी है अपने मेंटल हेल्थ को खुश रखने के लिए। तो इस दृष्टिकोण को भी आगे कंटिन्यू रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डॉक्टर आई लतिका थिंक यहाँ एक और चीज मैं जी जी सॉरी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आई थिंक सर ने बहुत इम्पोर्टेंट एक पॉइंट जो उठाया है कि सेक्स लाइफ हमेशा कंटिन्यू हो सकती है एंड आप डॉक्टर से मिलिए। इनफैक्ट मैं ये चीज बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इन चीजों के लिए। हम बहुत बार एक मिथ इनफैक्ट ये सुनते हैं कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है बहुत डेंजरस है और वो नहीं लेनी चाहिए। बट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी बहुत अलग अलग तरीके की आती है। कई लोकल क्रीम्स आती हैं जो बहुत सेफ हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरत है कि आपके सिम्टम रिलेटेड ट्रीटमेंट जो है आप लें। ऐसी बहुत सारी नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दी जा सकती है जिससे आपके सिम्टम्स कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो आप गायनेक से मिलिए, उनसे अपने हिसाब से आपके क्या सिम्टम्स हैं कस्टमाइज अप्रोच करिए और आपको ज़रूर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में चेंजेस नजर आएंगे। और डॉक्टर लतिका यहाँ पे अपने दर्शकों का एक सवाल इंक्लूड करना चाहूंगी। 48 साल की एक उम्र की महिला है, उनका हिस्टेरोटॉमी का ऑपरेशन और उनकी यूट्रस को रिमूव किया गया है। उनका क्या क्वेश्चन है कि क्या स्टिल उन्हें मेनोपॉज होगा? जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि मेनोपॉज ओवरी से रिलेटेड होता है, यूट्रस से रिलेटेड नहीं होता है। इनफैक्ट जो महिलाएं जिनका यूट्रस निकाल देते हैं फॉर ब्लीडिंग या फाइब्रॉइड्स या कोई भी चीज की वजह से, यूजुअली हम ओवरीज नहीं निकालते हैं। इनफैक्ट एज अ गायनेक इट्स अ रूल कि जब तक ओवरीज में कोई तकलीफ नहीं है हम ओवरीज नहीं निकालते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा उसके इतने बेनिफिट्स हैं। सो ओवरी का फंक्शन, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक फंक्शन ब्लीडिंग है, तो यूट्रस निकल जाएगा तो वो एक फंक्शन निकल जाएगा, यानी महीने की जो पीरियड्स आते हैं वो नहीं आएंगे। बट बाकी के जो ओवरी के हार्मोन्स के फंक्शन है, बाकी जो पूरे शरीर के ऊपर उसका प्रभाव है वो रहता है जब तक वो नेचुरली डाई आउट नहीं होता है। तो हिस्टेरेक्टमी अगर ओवरीज नहीं निकाली हैं तो सिर्फ हिस्टेरेक्टमी से मेनोपॉज नहीं आएगा। मेनोपॉज अपनी टाइम से आएगा, जैसे जैसे ओवरीज डाई आउट होंगी वैसे। और मेनोपॉज में जैसा हमने डिस्कस किया, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, साथ ही साथ बहुत सारे इमोशनल चेंजेस भी होते हैं। जैसे लैक ऑफ एनर्जी होता है, इंसोम्निया, बहुत बार नींद नहीं आने की बीमारी हो जाती है, मोटिवेशन भी नहीं रहता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, हेडेक, बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके दौर से महिलाएं गुजर रही होती है। साथ ही साथ कई तरह के फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसा आपने बताया। फोर्ब्स की एक स्टडी के हिसाब से करीब 73% यानी 73% महिलाएं ऐसे हैं जो इन सिम्टम्स के लिए कभी भी ट्रीटमेंट नहीं लेती हैं। यानी वो ये सिर्फ ये जो भी ट्रीटमेंट्स, ये सारे सिम्टम्स जो है वो जनरली अनट्रीटेड ही जाते हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल यही रहेगा, जैसे हमने बहुत सारे मिथ्स और बहुत सारे ये हमने बस्ट किए कि क्या सही है और रियलिटीज क्या है। मेनोपॉज का जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, उनको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है? बिकॉज बहुत बार महिलाएं डॉक्टर्स या सपोर्ट के लिए अप्रोच नहीं कर रही होती है, ना वो बड़े बड़े सिम्टम्स को भी अपने ही घर पे या अपने ही तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है। ये अप्रोच कहाँ तक सही है डॉक्टर लतिका, और विमेन को इसके लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली मूड स्विंग्स की जहाँ बात आती है, मुझे बहुत बार लगता है कि एटलीस्ट जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, बहुत बार मैं ये सुनती हूँ, वो कहते हैं कि डॉक्टर माय हस्बैंड इज कंप्लेनिंग, मेरे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो आप मुझे कुछ दवा दे दो। उन्हें ये नहीं रियलाइज होता है कि वो खुद किसी चीज से गुजर रहे हैं एंड वो अपने लिए ट्रीटमेंट उन्हें लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें लगता है कि उस स्टेज में, अपने इतने डिफिकल्ट स्टेज में लाइफ के भी, उन्हें ये ज्यादा तकलीफदायक लगता है कि उनकी फैमिली सफर कर रही है, बट ये नहीं कि वो खुद कितना सफर कर रहे हैं। तो ये मैं उन्हें बहुत बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप जिस मेनोपॉज से गुजर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं है टू मैनेज, वो आपकी फैमिली के लिए है टू मैनेज। तो यस डेफिनेटली हम उन्हें एक्सरसाइजेस, योगा,
बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जैसे फाइटोएस्ट्रोजन जिसे हम कहते हैं, प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजेंस जो सेफ होते हैं काफी, तो ये सब चीजें हम ऐड करते हैं, प्राइमरोज ऑयल ऐड करते हैं, इन सब चीजों से सिम्टम्स इंप्रूव होते हैं। बट आई थिंक अगर मैं 50% ये बोलूँ तो 50% इज द काउंसलिंग पार्ट, कि आप उन्हें समझाएं कि यू नो व्हाट, आपको ये मूड स्विंग्स हो सकते हैं। ये तरीके, जब आपको एकदम से गुस्सा आए तो आप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, आप थोड़ा शांत होने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई चीज नैग कर रही है तो आप अपनी फैमिली से डिस्कस कीजिए, उन्हें बताइए कि वो चीजें, सिंपल सिंपल चीजें करके अगर वो कम हो सकती है आपकी इरिटेशन, तो वो चेंजेस भी आपकी फैमिली में लाए जाने चाहिए। तो ये चीजें आई थिंक टुगेदर एक्ट करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि फीमेल्स को ऐसा लगे कि उनकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है। वो जिस दिन वो ठान लेंगे कि मेरी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिकली फैमिली भी धीरे धीरे उन्हें सपोर्ट करने लगेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज और जोड़ना चाहूंगी डॉक्टर लतिका, बहुत बार कुछ ऐसे चीजें हैं जो कही जाती है कि ये जो हॉट फ्लैशेस या जो मूड स्विंग्स है उसको वो और एग्रीवेट करते हैं, यानी और बढ़ावा देते हैं, जिसमें कैफीन, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्पाइसी फूड यानी मसालेदार खाना या स्ट्रेस और एंजाइटी काफी हद तक इफेक्ट करता है। और बहुत बार इनके रिपरकशंस देखे जा रहे होते हैं। तो इन चीजों को क्या कम करना चाहिए, क्या खान पान में या डाइट में कुछ ऐसी चीजों में बदलाव लाना चाहिए जिससे हम इन मूड स्विंग्स और ये जो सिम्टम्स है उसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकें? I think absolutely. Smoking, alcohol, spicy food, caffeine, टी ज़्यादा इंटेक करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो हॉट फ्लैशेस को प्रोवोक करती हैं। ये सब चीज़ों को कम करने से डेफिनेटली हॉट फ्लैशेस कम होते हैं। बट मैंने ये भी नोटिस किया है कि बहुत बार पेशेंट्स जो हैं, स्पेशली इस एज में, कॉफ़ी और टी मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अगर मैं किसी को कहूँ कि आपको मूड ख़राब है बट आप कॉफ़ी नहीं पी सकते, जिन्हें वो पी के अच्छा लगता है, तो जी व्हाट आई ट्राई टू जनरली टेल देम इज कि अगर आप 1 चम्मच डाल के कॉफी बना रहे हैं तो आप उसे आधा चम्मच डाल के कॉफी बनाइए, उसमें मिल्क की जी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। अगर आप दिन में 2 बार चाय पी रहे हैं तो 1 बार नॉर्मल चाय, 1 बार ग्रीन टी पीजिए। 7 o'clock के बाद जनरली मैं टी या कॉफी उन्हें अवॉइड करने बोलती हूँ, बिकॉज वो ज्यादा उन्हें नींद में भी बहुत इम्पैक्ट करता है। प्लस ऑफ कोर्स जैसे हमने न्यूट्रिशन की बात की, तो न्यूट्रिशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती हैं। जैसे मैंने कहा फाइटोएस्ट्रोजेंस, हम थोड़ा बहुत सोय एंड सोय प्रोडक्ट्स भी रेकमेंड करते हैं इस एज ग्रुप में, ताकि वो थोड़ा सा ईस्ट्रोजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके और हॉट फ्लैशेस थोड़े उससे कम हो। अलॉन्ग विद दैट, जैसे सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही, इज हाइड्रेशन। हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं द वाटर इनटेक की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में। हॉट फ्लशेस जब होते हैं तो एक ही साथ ऑलमोस्ट 1 लीटर ऑफ स्वेट लेडी का निकल जाता है। इनफैक्ट जब रात को उनको हॉट फ्लैशेस होते हैं तो बहुत सारे पेशेंट्स बोलते हैं कि हम उठते हैं और पूरी चादर नीचे गीली होती है, इस तरह के हॉट फ्लैशेस उन्हें होते हैं। तो इसीलिए हाइड्रेटेड रहना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स स्मोकिंग एंड अल्कोहल आई वुड से कम्प्लीटली बंद करना चाहिए, बिकॉज वो एक्चुअली बहुत ज्यादा एग्रीवेट करते हैं हॉट फ्लैशेस वाले सिम्टम्स को। मैं ये भी बोलती हूँ कि ज्यादा देर एसी में एकदम से मत बैठिए, बिकॉज क्या होता है जब उन्हें हॉट फ्लश आता है और वो एकदम से गर्म फील करते हैं, वो बहुत तेज मतलब एसी चलाते हैं, ब्लोअर विथ लेस टेम्परेचर, एंड इमीडिएटली आपका बॉडी जो है वो ठंडा एकदम से महसूस करने लगता है। सो इनफैक्ट इट प्रमोट्स मोर हॉट फ्लैशेस। तो इस टाइप की चीजें, सडन टेम्परेचर चेंजेस ना हो। अगर हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं तो आप एक खुले एनवायरनमेंट में फैन लगा के वेंटिलेट होके बैठे, उस एपिसोड को सेटल होने दें। इनफैक्ट योगा इज वन ऑफ द थिंग्स जो हॉट फ्लैशेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आई थिंक जो चेंजेस करेंगे तो हॉट फ्लैशेस सिग्निफिकेंटली कम हो सकते हैं। और डॉक्टर कुमार का, जैसे हमने मूड स्विंग्स के बारे में डिस्कस किया, जो कि एक बहुत ही आम सिम्टम है मेंस्ट्रुएशन का, खासकर कि मेनोपॉज का, जिसे ज्यादातर लोग समझते नहीं या समझने की कोशिश नहीं करते। ऐसे में जनरली मूडी नेचर करके एक टैग दे दिया जाता है या लोग इग्नोर करते हैं। लेकिन इस तरह से इग्नोर करने से बेहतर है कि हम इसका कोई उपाय निकालें। इसमें कई बार, जैसा मैंने बताया, एडिक्शंस यानी स्मोक, अल्कोहल, इसका भी बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़ता है मेनोपॉज से। बीइंग अ टी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, आप हमें ज्यादा ब्रीफ कर पाएंगे कि क्या ये चीजें कितनी हद तक हानिकारक हो सकती है, स्पेशली मेनोपॉज में, और किस तरह से हम लोग मूड स्विंग्स को टैकल कर सकते हैं? अगर मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो सबसे पहले उससे डील करने का तरीका किसी भी तरीका एडिक्शन ये नहीं है।
सो दैट इज वाई जो मैडम ने कहा कि भाई एडिक्शन के सब्सटेंसेस ना ले. सो फर्स्टली गेट रिड ऑफ दैट. नहीं लेना है. स्मोकिंग कर रहे हो बंद करो, ड्रिंक्स कर रहे हो बंद करो. ये कोई तरीका नहीं है कि करंट सिचुएशन को हम डील करें, क्योंकि आप स्मोक कर रहे हो या ड्रिंक कर रहे हो उसके बाद वो सिचुएशन तो वही रहने वाली है. आपके हॉट फ्लैशेस कहीं गायब नहीं हो रहे हैं, आपका मेनोपॉज तो चलने वाला ही है. तो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के वजह से आपको उल्टे और नेगेटिव इम्पैक्ट्स बॉडी पर सहने पड़ रहे हैं. हार्मफुल केमिकल सब्सटेंसेस को बॉडी एक्सपोज होती है. अलग अलग तरीके के कैंसर के तरफ हमारी बढ़ती हुई उम्र को और ज्यादा प्रोन हो जाती है. तो हम अपने आप अपनी जो डीजनरेटिंग स्टेज पर जाने वाली बॉडी है उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं और ज्यादा खराब करने के तरफ बढ़ावा दे रहे हैं जब हम स्मोकिंग जैसे एडिक्शन के बारे में बात करते हैं. हवा में प्रदूषण कम क्या है थोड़ी काफी सारा प्रदूषण है और उसमें और हम धुआं अंदर खींच रहे हैं जो वॉलंटरीली खींच रहे हैं. तो ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. मैडम ने जैसे कहा कि रात के समय चाय पीने से 7 बजे के बाद चाय के लिए मनाही की जाती है. स्मोकिंग का भी सेम इफेक्ट होता है. उससे भी ब्रेन के स्लीप पैटर्न पर इफेक्ट पड़ता है. वो एक्टिवेटिंग निकोटिन जो होता है एक्टिवेटिंग प्रोडक्ट होता है, उससे ब्रेन जो स्टिमुलेट होता है नींद आने में देर हो जाती है. ड्रिंक्स के वजह से भी स्लीप पैटर्न गड़बड़ा जाते हैं, रात को बार बार नींद खुलने लग जाती है. तो ओवरऑल किसी भी तरीके का नशा, एनी काइंड ऑफ एडिक्शन इज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग योर बॉडी. एंड एज फार एज जिस तरह से मूड स्विंग्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो मूड स्विंग्स के लिए बेसिकली एक अगर आप उससे एडजस्ट कर पा रहे हैं इट्स फाइन, वरना प्लीज टॉक अबाउट इट. अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए. मुझे ये मूड स्विंग्स अब ज्यादा मुश्किल जा रहा है, तो उसके ऊपर अगर किसी तरीके से ट्रीटमेंट के बारे में सोचना पड़ सकता है तो आपके डॉक्टर ऑब्वियसली आपको सही सलाह देंगे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट से उसके बारे में कुछ सुधार किया जा सकता है, लो डोज में कुछ हो सकता है तो उसके बारे में हेल्प आउट किया जा सकता है. क्या साइकोलॉजिकली ज्यादा इम्पैक्टेड है, क्योंकि भारत में आंकड़ा ये कहता है कि 8 में से हर 8वें व्यक्ति को डिप्रेशन की परेशानी चल रही है अभी इंडिया में. तो मेनोपॉज के दरमियान भी ये परेशानियां बढ़कर आ सकती है, ज्यादा हो सकती है. सो अगर डिप्रेशन या एंजाइटी से जुड़े हुए लक्षण अगर और उभर कर आ रहे हैं, मतलब पहले से वो थे लेकिन मेनोपॉज में अब वो बॉडी कोप अप नहीं कर रही है और अब वो सरफेस हो चुके हैं, उभर कर आ चुके हैं, तो ऐसे समय में उसे साइकेट्रिस्ट की ट्रीटमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है. तो इसीलिए फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा कि हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें. लेकिन अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस नहीं मुमकिन है तो देन ग्रेजुअली उसे मेडिसिन के मदद से कंट्रोल किया जाए. एंड ये टेम्पररी कुछ समय के लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, ये लंबे समय तक तो नहीं चलेगी. एज वी गो थ्रू दिस फेज इट विल ग्रेजुअली हेल्प अप एंड इम्प्रूव इन द सिम्टम्स. डॉक्टर लतिका, चलने के पहले एक आदर्शा का एक और सवाल है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी. उनका क्वेश्चन ये है कि क्या वो मेनोपॉज के दरमियान प्रेग्नेंट हो सकती हैं, हाँ या ना? अगर ऐसा है तो क्या उन्हें बर्थ कंट्रोल के जो भी वो पिल्स ले रही हैं या जो भी वो सेफ्टी मेजर्स ले रही हैं, क्या उन्हें उसको कंटिन्यू करना चाहती हैं? काफी इंटरेस्टिंग सवाल है एक्चुअली और वैलिड भी है. एंड आई एम हैप्पी कि हम इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं बिकॉज ये एक इम्पोर्टेंट चीज है. मेनोपॉज जब आप अचीव कर लेते हैं, यानी 12 महीने पूरे पीरियड्स के बंद हो जाते हैं एंड कोई ब्लीडिंग स्पॉटिंग उसके बीच में नहीं है, तो जनरली हम तब बोलते हैं कि मेनोपॉज अब आ गया है, कंप्लीटली आ गया है. जब तक मेनोपॉज नहीं आता तब तक स्किप ओव्यूलेशन ऐसी चीजें देखी गई हैं. यानी अगर उनको 3 या 4 महीने के बाद एक आधा पीरियड आ रहा है, यानी आप कंप्लीटली मेनोपॉज में नहीं गए हैं, यानी ओवरीज आपकी सोई हैं बट बीच बीच में थोड़ी देर के लिए उठ रही हैं. सो जब ये सिचुएशन होती है तब यस प्रेगनेंसीज रह सकती है. बहुत रेयर होता है, ये कॉमन नहीं है, बट हम जनरली बोलते हैं कि पेरी मेनोपॉज में आप फिर भी कॉन्ट्रासेप्शन यूज कीजिए. बट एक बार मेनोपॉज कंप्लीट हो जाता है, यानी पूरे 12 मंथ्स के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद जनरली कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत नहीं होती है. दैट इज द जनरल नॉर्म. पेरी मेनोपॉज में बहुत बार पेशेंट्स लेट प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं, तो उसमें कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना जरूरी है. भले ही आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आपको लग रहा है मैंने को 2 महीने से नहीं आए, 3 महीने से नहीं आए, स्टिल आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज कीजिए जब तक आप सर्टिफाइड मेनोपॉज में नहीं आ गए हैं तब. So I think we need to give a time, approximately 12 महीने का एक पूरा समय देना पड़ेगा
जब तक ये साइकिल पूरा होता है और आप बिल्कुल ही पोस्ट मेनोपॉज के वो जो टाइम पीरियड है उसको भी क्रॉस करके आप बिल्कुल सर्टिफाइड है कि अभी आपको मेनोपॉज हो चुका है, तब तक आपको फिर भी बर्थ सेफ्टी मेजर्स जो है, बर्थ कंट्रोल पिल्स या जो भी आपके मेजर्स है वो लेते रहने चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर लतिका एंड डॉक्टर कुमार कांबले। आज हमने मेनोपॉज, पेरी मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज से रिलेटेड कई सारे रियलिटीज के बारे में जाना, कई सारे मिथ्स को भी बस्ट किया। बेसिक शब्दों में अगर जैसे डॉक्टर लतिका ने हमें बेसिकली समझाया कि मेनोपॉज को सबसे पहले पहचाने कैसे, तो कई बार देखेंगे कि आपके जो पीरियड्स हैं वो काफी हैवी हो रहे हैं, या जो ब्लीडिंग्स हो रहे हैं उसमें काफी बार ब्लड क्लॉट्स देखे जा रहे हैं, यूजुअली काफी लंबे पीरियड्स हो रहे होते हैं पहले के मुताबिक कंपैरेटिवली। साथ ही साथ कभी बार पीरियड्स खत्म होने के बाद भी आप स्पॉट्स या ब्लीडिंग स्पॉट्स आप देख सकते हैं, सेक्स के बाद भी आप ये स्पॉट्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और कई बार पीरियड्स बहुत बहुत लगातार यानी कम डिफरेंसेस पे हो रहे होते हैं। आई होप हमारे ऑडियंस को ये जो भी इंफॉर्मेशन डॉक्टर लतिका ने और डॉक्टर कुमार कामले ने ब्रीफ किया उनके लिए काफी यूजफुल और इम्पोर्टेंट रहा होगा, और कई सारे उनके डाउट्स क्लियर होंगे। I hope this is useful for them. Thank you so much, Dr. Latika and Dr. Kumar, for joining. Thank you so much, Krishna. Thank you, Dr. Kumar.